हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता अर्थात जिसको आप शॉर्ट में BNS कहते हैं, इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट के अंतर्गत हमने 50 प्रश्नों को हल किया था और अभी तक हम जो परिभाषा खंड है उसी को देख रहे हैं, क्योंकि परिभाषा खंड को यहाँ पर जितनी भी जो अध्याय 2 के अंतर्गत IPC में धारा 6 से लेकर के धारा 52A तक की जो मैक्सिमम चीजें थी उसको यहाँ पर के एक अलग धारा बनाई गई है नई संहिता के अंतर्गत धारा 2, और उस धारा के अंतर्गत पूरी परिभाषाएं दे दिया गया है। और इसके अलावा जो कुछ परिभाषाएं बची हैं उनको धारा 3 के अंतर्गत साधारण स्पष्टीकरण जो नाम से है धारा, उसके अंतर्गत समाहित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अध्याय 2 के अंतर्गत जो कि IPC का अध्याय है, धारा 6 से लेकर धारा 53A तक के जो 52A तक के जो भी प्रावधान थे उन सब को यहाँ पर दो धाराओं के अंतर्गत डाला गया है। क्योंकि आप अन्य जो कानून पढ़ेंगे, अन्य जो विधियां पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि अमूमन धारा 2 के अंतर्गत परिभाषा खंड होता है, तो वही जो IPC के अंतर्गत अलग अलग धाराओं के अंतर्गत अलग अलग चीजों को परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पर नई संहिता में धारा 2 के अंतर्गत खंड 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बना करके कुल यहाँ पर सारी परिभाषाओं को एक स्थान पर कुल 39 परिभाषाएं जो है आपको इसमें समाहित की गई हैं आपके धारा 2 के अंतर्गत। इसके बाद आप धारा 3 को देखेंगे तो धारा 3 के अंतर्गत भी कुछ परिभाषाएं हैं, खास करके इसमें जो है टोटल 9 परिभाषाओं को समाहित किया गया है। तो इन्हीं सबको हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा प्रश्न है वह किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वह है व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आता है। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आता है, हमको इसको देखना है। तो व्यक्ति की परिभाषा आपको मिलती है धारा 26 के अंतर्गत। धारा 26 नहीं है बल्कि धारा 2 खंड 26 है, यह आपकी नई संहिता की। और अगर आप IPC के अंतर्गत देखेंगे तो IPC के अंतर्गत जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यक्ति शब्द को धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। अब हम जब परिभाषा देख रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है, जो कि हमारी नई संहिता के अंतर्गत, हालांकि इसकी परिभाषा शब्दशः वही है जो कि पुरानी संहिता में थी। जहां भी कुछ नया होगा हम आपको उसको अलग से बताएंगे। बाकी जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं लगभग सारी की सारी शब्दशः वही है जो कि पुरानी संहिता में थी। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है, तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय आता है, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो। तो इस प्रकार से कोई कंपनी भी व्यक्ति कहलाती है, संगम कहलाती है और व्यक्तियों का निकाय कहलाता है। बाद में फिर इंटरप्रिटेशन इसका जब होता है कि कौन नैसर्गिक व्यक्ति है और कौन विधिक व्यक्ति है, तो उसके अंतर्गत फिर आपको नैसर्गिक व्यक्ति के अंतर्गत जो मानव है वो आता है और विधिक व्यक्ति के अंतर्गत जो कंपनी है, संगम है, व्यक्तियों का निकाय है, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी परिभाषा धारा 2 खंड 26 के अंतर्गत दी गई है, इसके अनुसार व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा के अनुसार मानव वध को एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आप जो धारा 2 खंड 26 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द की या पर्सन शब्द की जो परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी आती है, संगम भी आती है और व्यक्तियों का निकाय भी आता है। और आप अगर हत्या वाला जो धारा है उसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि हत्या जो है कोई कंपनी नहीं कर सकती, किसी की, कोई व्यक्तियों का निकाय नहीं कर सकता है। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है कि जो परिभाषा धारा 2 खंड 26 के अंतर्गत दी गई है, इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे जो है व्यक्ति का या एक व्यक्ति के द्वारा जो है मानववध नहीं किया जा सकता, वह व्यक्ति जो धारा 2 खंड 26 के अंतर्गत परिभाषित है। अगला प्रश्न है, लोक या पब्लिक के अंतर्गत कौन शामिल है। तो लोक या पब्लिक शब्द की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 27 के अंतर्गत दी गई है और IPC के अंतर्गत आप देखेंगे तो IPC के अंतर्गत इसकी जो परिभाषा है धारा 12 के अंतर्गत दी गई थी। तो लोक या पब्लिक के अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कोई भी वर्ग आता है या कोई समुदाय आता है, अर्थात यह दोनों ही जो है वर्ग या समुदाय यह पब्लिक के अंतर्गत या लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट, इसकी परिभाषा जो है आपको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा धारा 2 खंड 28 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि IPC की बात करेंगे तो IPC में जो है धारा 21 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई थी। अब देखिए, जो परिभाषाएं आपकी IPC के अंतर्गत थी सब कुछ वही है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो आप एक स्थान पर देख लीजिए कि जो आपकी नई संहिता है या पुरानी संहिता है,
इनके बीच में जो लोक सेवक की परिभाषा थी वह क्या दी गई है, और क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न जो है घुमा फिरा करके पूछा जाता है, और यह जो परिभाषा है इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, उनको हम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर एक स्थान पर देखेंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि लोक सेवक के अंतर्गत भारत की तीनों सेनाओं का प्रत्येक जो कमीशन्ड अधिकारी होता है, जिसको आप हिंदी में जो है आयुक्त अधिकारी कहते हैं, प्रत्येक न्यायाधीश हैं, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी है, इसके अंतर्गत समापक भी है, रिसीवर भी है या कमिश्नर भी आता है। तो अब आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि क्या कमिश्नर लोक सेवक है या जो रिसीवर है न्यायालय का वह लोक सेवक है। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है पंचायत का सदस्य है। अब देखिए आपसे यहाँ सब ये सारे शब्दों को अगर आप नहीं याद रखेंगे तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, और यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना बढ़ेगी। तो पंचायत का सदस्य है या न्यायालय की सहायता करने वाला लोक सेवक है, तो ये सब जो है लोक सेवक की सहायता के अंतर्गत, लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कोई मामला विनिश्चय के लिए निर्देशित किया गया है, तो मध्यस्थ भी आएगा जबकि उसको विनिश्चय करने के लिए कोई मामला निर्देशित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सशक्त हो, वह व्यक्ति भी लोक सेवक के अंतर्गत आता है। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों को होने से रोके अर्थात उसका निवारण करे, अपराध की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए हाजिर करे या लोक स्वास्थ्य क्षेम या इसका संरक्षण करे, यह सभी व्यक्ति जो है लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे है कि प्रत्येक अधिकारी जिसका यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, उसको प्राप्त करे, व्ययन करे या सरकार की तरफ से कोई संविदा करे, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी लोक सेवक होता है। आगे है कि प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे। प्रत्येक व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, पुनरीक्षित करने या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। अब देखिए यहाँ पर आप जो लोक सेवक की परिभाषा देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालना, तो हम किसको समझेंगे कि किसके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो हम लोक सेवक के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक स्थान पर लोक सेवक कौन है इसको यहाँ पर जो है डिफाइन करने की कोशिश की गई है। इसमें आगे है कि ऐसा भी प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्यों के पालन के लिए सरकार से कोई फीस, कमीशन या पारिश्रमिक पाता हो, वह भी लोक सेवक है। स्थानीय प्राधिकारी की या केंद्र या राज्य के अधिनियम के द्वारा स्थापित निगम की अथवा सरकारी कंपनी की सेवा में अगर वो है और वेतन पाता है, तो ऐसे जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वह क्या कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे। तो लोक सेवक की इतनी बातें आपने यहाँ पर देखे। अब इसके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं हम उसको देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो गलत कथन हमको देखना है। तो पहला इसमें है कि एक नगर का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है। तो नगर का कर्मचारी जो है यह लोक सेवक होता है, इसलिए यह पहला ही जो कथन है यह जो है गलत है। बाकी एडवोकेट जो है यह लोक सेवक नहीं होता है। किसी विवाद को निपटाने के लिए न्यायालय के द्वारा नियुक्त पंच लोक सेवक है, यह भी सही है। और जो मजिस्ट्रेट होते हैं अर्थात दंडाधिकारी हैं, यह भी लोक सेवक होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो नगर पालिका का जो कर्मचारी है लोक सेवक नहीं है, इसमें लिखा गया है, यह कथन गलत है क्योंकि वह लोक सेवक होता है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 खंड 28 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो भारतीय सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी यह जो है लोक सेवक होता है, तो यह सही है। एक मध्यस्थ जिसको किसी न्यायालय के द्वारा कोई विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, तो वह मध्यस्थ भी लोक सेवक होता है। एक व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए विधि के द्वारा सशक्त हो जाता है, यह भी लोक सेवक है। एक अधिवक्ता है जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता है, तो यह क्या है, यह लोक सेवक नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो लोक सेवक इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं नगर निगम का आयुक्त है, संसद सदस्य है, विधायक है, लेकिन विश्वविद्यालय का जो एग्जामिनर है या परीक्षक है यह लोक सेवक नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का जो सभापति है यह भी लोक सेवक होता है क्योंकि सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी भी है, लेकिन बीमा कंपनी का जो बीमा सर्वेक्षक होता है यह लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है
भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 खंड 28 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोक सेवक होते हैं, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी लोक सेवक होते हैं। पद स्थापन पर नियुक्त जो कर्मचारी है यह लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राजकीय महाविद्यालय का जो टीचर होता है, प्राचार्य जिसे कहते हैं, यह भी लोक सेवक होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तीसरा जो कथन है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक सेवक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो धारा 2 खंड 28 में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वे सरकार के द्वारा नियुक्त हो या नियुक्त न हो। इस प्रश्न को जब आपको पढ़ते हैं आप, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसलिए ध्यान देना है क्योंकि यह जो है धारा 2 खंड 28 का एक स्पष्टीकरण है। इस स्पष्टीकरण पर जो है आधारित है, और उसको जब आप पढ़ेंगे तो इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत 3 खंड बताए गए हैं। तो इसके अनुसार धारा 2 खंड 28 में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले जो व्यक्ति हैं वह लोक सेवक होते हैं, चाहे वे सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं किए गए हों। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि धारा 2 खंड 28 में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति तभी लोक सेवक होंगे जब वे सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हों। इस प्रकार से अगर आपने पढ़ा नहीं है स्पष्टीकरण को, तो आप दूसरा जो विकल्प है इसको निश्चित रूप से सही लगा देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर सरकार के द्वारा नियुक्त है तभी वह लोक सेवक है, अन्यथा नहीं। लेकिन स्पष्टीकरण के अंतर्गत 3 खंड है, और पहला खंड यह कहता है कि चाहे वे सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हों या न नियुक्त किए गए हों, फिर भी वह लोक सेवक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत है। तीसरा है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के पद को वास्तव में धारण किए हुए है, चाहे वह उस पद को उसने त्रुटिपूर्वक ही धारित किया है, वह लेकिन लोक सेवक है। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो दूसरा भी कथन आप गलत लगा के आएंगे, जबकि दूसरा कथन क्या है, सही है। तो पहला और तीसरा जो है यह सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है यह गलत है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य कथन हमको देखना है। तो इसमें पहला है कि कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। यह कथन सही है। अब देखिए, यह हमसे जो पूछा जा रहा है यह प्रश्न, यह जो है परिभाषा खंड आप देखेंगे तो धारा 2 खंड 29, यह जो है धारा 2 खंड 29 और आईपीसी के अंतर्गत जो है यह धारा 26 के अंतर्गत आता है, और विश्वास करने का कारण शब्द को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो पहला कथन है यह सही है। दूसरा है कि विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशेष स्थान को लागू होती है। तो दूसरा जो कथन है यही असत्य है, क्योंकि विशेष विधि की जो परिभाषा दी गई है धारा 2 खंड 30 के अंतर्गत दी गई है, और आईपीसी में जो है इसको धारा 41 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और विशेष विधि से तात्पर्य यह है कि किसी विशेष विषय को अगर लागू होती है तो उसको विशेष विधि कहा जाता है। लेकिन जो है अगर किसी विशेष स्थान को लागू होती है तो यहाँ पर हमसे विकल्प में रखा गया है कि विशिष्ट स्थान को, तो विशिष्ट स्थान को अगर लागू होती है तो वह जो है विशेष विधि नहीं होगी, बल्कि वह स्थानीय विधि कहलाएगी। यह आईपीसी में धारा 40 के अंतर्गत, 41 नहीं है बल्कि धारा 42 के अंतर्गत है, और स्थानीय विधि जो है यह धारा 41 के अंतर्गत है आईपीसी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष विधि और स्थानीय विधि, तो विशेष विधि को धारा 2 खंड 30 के अंतर्गत, और जबकि स्थानीय विधि को धारा 2 खंड 18 के अंतर्गत आपके नई संहिता के अंतर्गत अर्थात भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला इसमें विकल्प है कि मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित किया जाता है या उस अधिकार को विस्तृत किया जाता है, अंतरित किया जाता है, निर्बंधित आदि यह किया जाता है या छोड़ा जाता है। तो उस जो है उस दस्तावेज को क्या कहा जाएगा, मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाएगा। और मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा जो है कहाँ दी गई है, तो 2 खंड 31 के अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत, और आईपीसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर धारा 30 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अलावा आप जलयान शब्द की परिभाषा को देख लें तो जलयान से कोई ऐसी चीज अभिप्रेत है जो मानव या संपत्ति के जल के द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई है, चाहे वह उसके द्वारा मानव का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो या संपत्ति को, लेकिन जल के माध्यम से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाया जाता है तो वह जलयान कहलाता है। परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2 खंड 32 के अंतर्गत जो है इसकी परिभाषा है। आईपीसी की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर धारा 48 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। तो वही बात यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं कि विश्वास करने का कारण यह कहाँ बताया गया है, तो धारा 2 खंड 29 में, आईपीसी में जो है धारा 26 के अंतर्गत। विशेष विधि की बात करें तो यह धारा 2 खंड 30 के अंतर्गत, और आईपीसी में जो है धारा 41 के अंतर्गत है।
मूल्यवान प्रतिभूति धारा 2 खंड 31 आईपीसी की धारा 30, जलयान को धारा 2 खंड 32 आईपीसी की धारा 48। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर एक स्थान पर हमने रखा है ताकि आप तुलनात्मक रूप से यह समझ सकें कि आईपीसी में जो है यह कहाँ था और आज की स्थिति में यह कहाँ है। अगला प्रश्न है, क एक विनिमय पत्र की पृष्ठ पर अर्थात पिछले हिस्से पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है। तो यह जो पृष्ठांकन है वह क्या कहलाएगा? तो इस पृष्ठांकन को क्या कहेंगे? तो इस पृष्ठांकन को जो है यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है इसकी धारा 2 खंड 31, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा मूल्यवान प्रतिभूति। और मूल्यवान प्रतिभूति की जो परिभाषा 2 खंड 31 की दी गई है, इसी का जो दृष्टांत है उसी दृष्टांत के ऊपर यह जो प्रश्न है वह आधारित है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो पहला जो खंड है मूल्यवान प्रतिभूति, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी परिणाम का स्वेच्छया किया जाना कहा जाता है। तो कब कहा जाएगा कि कोई कार्य स्वेच्छया किया गया या कोई कार्य किया गया और उसका जो परिणाम निकला है वह परिणाम स्वेच्छापूर्वक निकाला गया है? तो स्वेच्छया या इसकी जो परिभाषा है यह धारा 2 खंड 33 के अंतर्गत दी गई है और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छया या स्वेच्छापूर्वक करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों के द्वारा करता है जिसके द्वारा उसे करना उसका आशय था या उन साधनों के द्वारा कार्य किया जाना वह जानता था कि इससे यह संभाव्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य करने का उसका आशय था, यह भी सही है। यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कार्य कर सकता है, अर्थात आशय और दूसरी बात ज्ञान और तीसरी बात विश्वास, ये तीन शब्दों को आप पकड़ लेंगे तो आप स्वेच्छापूर्वक जो शब्द है उसको पकड़ लेंगे। तो उपरोक्त अगर सभी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस कार्य को स्वेच्छापूर्वक किया है। तो स्वेच्छा की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 33 के अंतर्गत और आईपीसी की अगर बात करें तो धारा 39 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि प्रॉब्लम बेस्ड आधारित है और यह भी जो है जो स्वेच्छा की परिभाषा दी गई है अर्थात धारा 2 खंड 33 और आईपीसी की धारा 39, इसी का एक दृष्टांत है, उसी दृष्टांत पर यह आधारित है। आइए देखते हैं कि क्या इसमें प्रावधान है कि क जो है लूट के प्रयोजन से एक बड़े नगर के गृह में रात को आग लगाता है और एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। लूट करने के इरादे से वहां पर जाता है और वहां पर क्या करता है कि घर में आग लगा दिया और उस घर के अंदर एक व्यक्ति जो रह रहा होगा या सो रहा होगा वह उसकी मृत्यु हो जाती है जल करके। यहाँ पर क का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था बल्कि उसका आशय क्या था, जो है लूट करने का था। और वह जो आग लगा करके उस व्यक्ति को मार दिया, इसके कारण वह दुखी भी था कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है। वह यह जानता था कि इससे संभाव्य है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जो अंदर सो रहा होगा। तो उसने कौन सा अपराध किया है? सीधी बात है, उसने स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित किया है। तो इस प्रकार से उसका जो पहला खंड है यही उसका सही जो विकल्प है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 2 खंड 33 है, इसको आपने देखा। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के अंतर्गत 39 है और इसमें स्वेच्छा को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सुमेलित है और नहीं है। तो पहला है, इसमें परिभाषा दी गई है और धाराएं दी गई हैं। तो किस धारा के अंतर्गत कौन सी परिभाषा दी गई है? तो पहला है धारा 2 खंड 34। तो 2 खंड 34 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें विल या वसीयत की परिभाषा दी गई है और इसके अनुसार वसीयत से तात्पर्य कोई वसीयती दस्तावेज है। यह बात बिल्कुल सही है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है या आपके आईपीसी में अगर देखेंगे तो धारा 31 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद दूसरा विकल्प आप देखेंगे धारा 2 खंड 38। 2 खंड 38 के अंतर्गत महिला शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि इसमें सदोष अभिलाभ प्राप्त करना शब्द को परिभाषित किया गया है और सदोष हानि उठाना शब्द को परिभाषित 2 खंड 38 के अंतर्गत किया गया है। जबकि महिला शब्द की जो परिभाषा है यह धारा 2 खंड 35 के अंतर्गत दी गई है और आईपीसी में यहाँ पर इसको धारा 10 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। तो महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है, यह परिभाषा ठीक है लेकिन इसकी जो धारा है यह धारा सही नहीं है। धारा 2 खंड 35 है, 35 है।
तीसरा देखेंगे धारा 2 खंड 36, इसमें सदोष लाभ को परिभाषित किया गया है और सदोष लाभ से विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति प्राप्त करना अभिप्रेत है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है। अर्थात उसको जिसने प्राप्त किया है वह वैध रूप से उसका हकदार नहीं है, उसका हकदार कोई और है, लेकिन इसने दोषपूर्वक तरीके से उसको प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आता है सदोष हानि, जिसको धारा 2 खंड 37 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और सदोष हानि से तात्पर्य है कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिससे की हानि उठाने वाला व्यक्ति उसका वैध रूप से हकदार है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का विधिक स्वामी है, विधिक रूप से हकदार है, लेकिन उसको विधि विरुद्ध तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। तो आईपीसी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो धारा 23 थी, 23 के अंतर्गत ही सदोष लाभ, सदोष हानि और सदोष लाभ प्राप्त करना, इन तीनों ही परिभाषाओं को दिया गया था। लेकिन आपकी नई संहिता के अंतर्गत इनको जो है धारा 2 खंड 36, 37 और 38 के अंतर्गत अलग अलग परिभाषित किया गया है। सदोष लाभ को भी, सदोष हानि को भी और सदोष लाभ प्राप्त करना और हानि उठाना, इनको भी। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 खंड 35 में स्त्री शब्द द्योतक है किस उम्र की स्त्री की। तो यहाँ पर जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की जो मानव नारी है, मानव स्त्री अभिप्रेत है, यहाँ पर वह स्त्री शब्द की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से जो पुरुष की परिभाषा दी जाती है उसमें भी किसी भी उम्र का मानव नर आता है। अब पुरुष की परिभाषा जो है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो इसकी परिभाषा धारा 2 खंड 19 के अंतर्गत दी गई है। और आईपीसी की अगर बात करें तो आईपीसी में एक ही स्थान पर अर्थात धारा 10 के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को परिभाषित कर दिया गया था। तो धारा 2 खंड 19 में जो पुरुष की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार पुरुष से तात्पर्य किसी भी आयु का मानव नर जो है अभिप्रेत है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता में सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। तो सदोष लाभ और सदोष हानि इसको परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो धारा 2 खंड 36 और धारा 2 खंड 37, 36 और 37 यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है। और इन दोनों को ही आईपीसी की बात करें तो यहाँ पर धारा 23 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पर सदोष लाभ और हानि से क्या तात्पर्य है, तो वही बातें जो कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति जो है कोई हकदार व्यक्ति से लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसको विधि विरुद्ध लाभ कहा जाता है या सदोष लाभ कहा जाता है। इसी प्रकार से विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है वह सदोष हानि कही जाती है। अगला प्रश्न है ऐसे शब्द और पद जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रयोग किए गए हैं लेकिन इस संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किए गए हैं, लेकिन उनको जो है भारतीय जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है उसको परिभाषित किया गया है, तो उसका अर्थ किस प्रकार से समझा जाएगा। अब देखिए इस खंड को, इस जो परिभाषा है इसको यहाँ पर नया जोड़ा गया है। यह आईपीसी के अंतर्गत इसके संदर्भ प्रावधान नहीं था, यहाँ पर इसको नया जोड़ा गया है और जोड़ करके यह प्रावधान किया गया है। तो अगर इस प्रकार से जो कोई पद है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कहीं परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन वह आपकी आईटी एक्ट के अंतर्गत कहीं परिभाषित है या सीआरपी वर्तमान की जो बीएनएसएस है अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंतर्गत कहीं परिभाषित है, तो उसका जो अर्थ है वही लिया जाएगा जो कि इन दोनों ही अधिनियमों के अंतर्गत या दोनों ही विधियों के अंतर्गत, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो उनका अर्थ है वही अर्थ उसका यहाँ पर लगाया जाएगा। यह परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2 खंड 39 के अंतर्गत यहाँ परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार से धारा 2 के अंतर्गत कुल 39 परिभाषाएं थी और 39 को यहाँ पर कवर किया गया है। अब आइए हम धारा 3 पर चलते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दिया गया है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और उसका हर दृष्टांत साधारण अपवाद अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा। तो साधारण अपवाद अध्याय के अधीन समझा जाएगा, यह कहां बताया गया है, तो धारा 3 का जो पहला खंड है इसी के अंतर्गत इसको बताया गया है। और आईपीसी में भी सेम यही बातें शब्दशः थी और वह थी धारा 6 के अंतर्गत। तो धारा 6 के अंतर्गत जो बात वहां बताई गई थी वही यहाँ पर जो है उसको रख दिया गया है धारा 3 खंड 1 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक सूत्र है और यह पूछा गया है कि यह सूत्र जो है किस धारा के अंतर्गत समाहित है।
सूत्र यह है कि इंक्लूजियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टरस, या इसे ही एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्टरिस। इसका तात्पर्य यह है कि एक की अंतर्विष्टि या उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। इसको भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत समाहित किया गया है? तो एक का अगर स्पष्टीकरण किया गया, एक की जो है जिक्र किया गया, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह दूसरे को अपवर्जित करता है। अर्थात एक बार स्पष्टीकृत जो पद है उसका अर्थ यही लगाया जाएगा कि उसको उस संहिता के हर भाग में उसको वही जो अर्थ है वह होता है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है आपकी नई संहिता के अंतर्गत धारा 3 का दूसरे खंड के अंतर्गत, जबकि आईपीसी के अंतर्गत देखेंगे तो धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसे आप पढ़ेंगे और यह जो सूत्र हैं या सूक्तियां हैं इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। और यह जो है आपसे पूछा जाता है, तो अगर याद नहीं रहता तो अमूमन यहाँ से गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखें कि जो कॉन्सेप्ट हैं, जो विधि के दांडिक विधि के कॉन्सेप्ट हैं, वह आपकी संहिता के बदलने से बिल्कुल नहीं बदल जाएंगे। आगे आप धारा 34 पढ़ेंगे, वही पुराने केस आपको पढ़ना ही होगा, वही सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ना ही होगा, क्योंकि उनका जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि उनका भारतीय न्याय संहिता से या भारतीय दंड संहिता से मतलब नहीं है। उसका मतलब दंड के सिद्धांत से है। किस सिद्धांत पर आप जो है पनिशमेंट दे रहे हैं, किस सिद्धांत पर यह धाराएं आधारित हैं, तो उन धाराओं को उन सिद्धांतों के संदर्भ में ही पढ़ना पड़ेगा। वहां पर भी आपको प्रीवी काउंसिल से लेकर के फेडरल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के, हाई कोर्ट तक के जो पहले जजमेंट आए हैं उनको आपको पढ़ना ही होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संपत्ति उसके स्वामी के निमित्त किसके कब्जे में है तब उस स्वामी के कब्जे में समझी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई संपत्ति एक व्यक्ति की ओर से पौन धारण करता है तो यह समझा जाएगा कि वही व्यक्ति आज भी धारण कर रहा है, भले वास्तविक रूप में उसके कब्जे में नहीं है, लेकिन अगर उसके पत्नी के कब्जे में है, उसके नौकर के कब्जे में है, उसके क्लर्क या सेवक के कब्जे में है, तब भी यह समझा जाएगा कि यह जो संपत्ति है उसी के कब्जे में है। यह जो है चौथा जो विकल्प है यह सही होगा। इसके संदर्भ में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 3 खंड 3 आपकी बीएनएस के अंतर्गत, और आईपीसी की अगर बात करें तो आईपीसी के अंतर्गत धारा 27 में यह जो प्रावधान है वह दिया गया है। और एक बात इसी के अंतर्गत स्पष्टीकरण दिया गया है, और स्पष्टीकरण यह कहता है कि लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशेष अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक समझा जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई लिपिक है या नौकर है परमानेंट रूप से रखा जाए तभी उसको जो है समझा जाएगा कि वह उसका लिपिक है। अर्थात उसको जो है अगर टेम्परेरी भी रखा गया है, 4-6 दिन के लिए रखा गया है और उसके कब्जे में जो किसी व्यक्ति की संपत्ति है, तब भी यह समझा जाएगा कि वो संपत्ति उस लिपिक की नहीं है बल्कि उसके मालिक की ही है। अगला प्रश्न है सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनने के लिए प्रश्न है, इसमें है अस्थायी रूप से नियोजित कोई व्यक्ति लिपिक या सेवक नहीं होता। तो यह कथन गलत है, क्योंकि आपने धारा 3 खंड 3 की जो स्पष्टीकरण को देखा है तो उसमें यह बताया गया है कि अस्थायी रूप से भी अगर कोई नियोजित व्यक्ति है तो वह भी लिपिक या सेवक हो सकता है। दूसरा है किसी विशेष अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति लिपिक या सेवक नहीं हो सकता, यह भी गलत है, वह हो सकता है। तीसरा इसमें कथन सही होगा कि लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशेष अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति है वह भी लिपिक या सेवक कहलाता है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों, इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों से यहां पर पूछ रहा है कि क्या आशय है। तो जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश देने वाले शब्दों का जो विस्तार है वह अवैध लोप तक भी होगा। सीधी सी बात है, कार्य की जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो कार्य के अंतर्गत अवैध लोप भी आता है। तो इसलिए अगर इस संहिता के अधीन कोई कार्य किया गया है तो उसका विस्तार जो है उसके जो अवैध लोप है वहां तक भी होगा। इसके संदर्भ में आपको धारा 3 के अंतर्गत जो खंड 4 है इसमें परिभाषा दिया गया है, और आईपीसी के अंतर्गत यही बात धारा 32 के अंतर्गत स्पष्ट की गई थी। अब आइए हम जो सामान्य आशय का सिद्धांत है इसको डिस्कस करते हैं। यहां से आपसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वही सारी बातें हैं, वही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते थे, और वही कॉन्सेप्ट है, वही सारे पुराने केस लॉ भी आपको देखने होंगे।
इसलिए आपको जो धारा 34 है वह भारतीय दंड संहिता की, वही यहाँ पर बदल करके धारा 3 का खंड 5 हो गई है। इसलिए आपको ये सारी बातें याद करने में आसान रहेगी। इसमें आप जो है कुछ नया नहीं है, बस केवल आपको एक चीज बदली है, वह बदली है आप पहले जो 34 पढ़ते थे अब उसी को धारा 3 का खंड 5 पढ़ेंगे। तो यह पूछा गया है सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 3 का जो खंड 5 है यहीं पर दिया गया है। इसी के साथ साथ आप जो बीएनएस की धारा 190 है इसको भी ध्यान रखें। तो बीएनएस की धारा 90 है जो आपका 149 था, जो सामान्य उद्देश्य के बारे में प्रावधान करता था, अब जो है 190 कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसको समझें। अब आगे हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है। तो धारा 3 खंड 5 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, जो कि आईपीसी की धारा 34 थी। तो जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से उत्तरदायी होगा मानो वह कार्य उसी ने अकेले किया है। तो यह जो परिभाषा है आपकी धारा 3 खंड 5 के अंतर्गत दी गई है और बिल्कुल शब्दशः यही परिभाषा धारा 34 के अंतर्गत आईपीसी में दी गई थी, कोई भी अंतर कहीं भी नहीं है। अब जब आप 34 पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आपको आईपीसी की धारा 149 भी पढ़ा करते थे, जो कि अब वर्तमान में जो है 190 हो गई है बीएनएस की धारा। इसमें क्या प्रावधान किया गया है तो इसको भी आप एक यहीं पर देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो 190 के अंतर्गत जो आपका प्रावधान है वह यह दिया गया है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य थी कि जानते थे, अर्थात जानने की उनको संभावना थी कि वह अपराध हो सकता है, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाते समय उस जमाव का सदस्य था, यह समझा जाएगा कि वह जो है उस अपराध का दोषी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 34 सामान्य आशय, 190 सामान्य उद्देश्य, 190 नहीं बल्कि 149 जो कि हम आईपीसी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर धारा 3 खंड 5 और 190। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन दोनों ही जो प्रावधान थे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, सारी बातें शब्दशः हैं। अब हम इसी के साथ साथ अब देखेंगे धारा 3 खंड 5 जो सामान्य आशय का कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, जो पहले थे वही आज भी हैं। तो पहला है कि एक आपराधिक कार्य होना चाहिए, दूसरा है कि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उसको किया जाना चाहिए, तीसरा है कि सामान्य आशय होना चाहिए सभी का, चौथा है कि ऐसे व्यक्तियों के बीच समान आशय जो है वह पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत हो, अभियुक्तों के विचारों का मिलन होना चाहिए, अपराध घटित होते समय सभी की शारीरिक जो उपस्थिति है वह आवश्यक है, लेकिन हमेशा आवश्यक नहीं है। इसको एक केस में कहा गया था, उस केस का जिक्र हम आगे प्रश्न के माध्यम से करेंगे कि कौन सा ऐसा अपराध है जहां पर हमेशा यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अपराध किए जाते समय वहां पर घटना स्थल पर उपस्थित हो, लेकिन फिर भी माना जाएगा कि वह जो है दोषी है। अब इसके संदर्भ में जो केस है आप उस केस को देखेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे बार बार ये पूछे गए हैं। तो सामान्य आशय से संबंधित जो महत्वपूर्ण केस हैं और उसमें जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उसको देखिए। तो बारेंद्र या वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का मामला, इसे ही आप पोस्ट मास्टर हत्याकांड कहा जाता है। जज का नाम आपसे अगर पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो लॉर्ड समनर थे। तो इसमें यह निर्णय दिया गया कि वे व्यक्ति भी कार्य करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर यह जो जजमेंट है, यह जो कथन है, ये किस केस में कहा गया, इसको किस नाम से जाना जाता है, किस जज के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, ये सारी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। 3 बातें खास करके इससे संबंधित है। इसके बाद आप आते हैं महबूब शाह का केस। महबूब शाह बनाम एम्परर, सबसे पहली बात कि यह किस विषय पर है, यह विषय है सामान्य आशय। कि इसे उपनाम क्या है इसका, सिंधु नदी मामले के नाम से भी जाना जाता है। किस कोर्ट का डिसीजन था, प्रीवी काउंसिल का। यहाँ पर अब निर्णय हम देखेंगे। निर्णय यह दिया गया कि अपराध सामान्य आशय को अग्रसित करने में किया गया हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कार्य जो है पूर्व नियोजित योजना के तहत किया गया हो। ऐसा नहीं है कि 4 व्यक्ति जुटे और इन्होंने एक्स को एक तरफ से मारना शुरू कर दिया, इनके बीच में पूर्व निर्धारित योजना नहीं है। तो इनका जो कार्य है यह सामान्य आशय नहीं होगा और यह प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य के लिए ही उत्तरदायी होंगे, इसके एक दूसरे के कार्य के लिए दूसरा उत्तरदायी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है धारा 34 के अंतर्गत जो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत जो है वह समाहित है। और तीसरा खंड इसमें यह है कि सामान्य आशय और समान आशय में बहुत ही सूक्ष्म परंतु वास्तविक अंतर है। इंटरव्यू में यह बार बार आपसे पूछा जाता है, सामान्य आशय और समान आशय। तो सामान्य एक व्यक्ति है एक्स, यहाँ पर ए बी सी या 3-4 लोग हैं, यह एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इन सबकी जो है एक्स से दुश्मनी है। एक ही मौके पर ये सभी आते हैं, एक्स को पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यह क्या हुआ,
आशय सभी का समान है एक्स को मारना, लेकिन वह एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए आपस में विचार विमर्श वो नहीं करते, तो इसलिए वह उनका जो आशय है वह सामान्य आशय नहीं कहलाएगा बल्कि समान आशय कहलाएगा। और यह प्रत्येक व्यक्ति, इसने मान ली 2 डंडे मारे, इसने 4 डंडे मारे, इसने गोली मार दिया, इसकी मृत्यु हो गई, तो हर व्यक्ति अपने अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए यह सभी जो चारों व्यक्ति हैं वह एक दूसरे को जानते हैं, योजना बना करके आते हैं, और मान लीजिए इसमें से केवल 3 व्यक्तियों ने ही इसकी हत्या की, चौथा व्यक्ति यहाँ बाहर खड़ा होकर के देख रहा था, तो ऐसी स्थिति में ये चौथा व्यक्ति कुछ नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, लेकिन फिर भी यह हत्या के लिए दोषी होगा, क्योंकि यहाँ पर सामान्य आशय का सिद्धांत लागू होगा और विचारों का पूर्व मिलन उनके बीच में था, उन्होंने मिल करके आशय का निर्माण किया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लागू हो जाएगा। यह जो डिसीजन है किसका है? महबूब शाह बनाम एम्परर का। इसके अलावा इंदर सिंह बनाम क्राउन का मामला पूछा जाता है, यह भी सामान्य आशय से संबंधित है। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य का मामला है, यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। इस केस में जो है आपका सामान्य आशय और समान उद्देश्य, अर्थात धारा 3 खंड 5 और धारा 190, जो कि वर्तमान में धारा 34 और वर्तमान नहीं, पहले जो है 100 आईपीसी के अंतर्गत 34 और 149 थी, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे धारा 3 खंड 5 और धारा 190 बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किस अंतर जो है, जो सिद्धांत उसमें निहित है, इसमें अंतर किस केस में स्पष्ट किया गया था, तो आपका जो उत्तर है वही रहेगा, धाराओं के बदल जाने से आप अपना उत्तर नहीं बदलेंगे। अब आगे है अगला केस, पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य का मामला, यह भी इसी संबंधित है। ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है आपसे पूछा जाता है कि कुछ परिस्थितियों में घटना स्थल पर भी जो सामान्य आशय है वह उत्पन्न हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति दूर पहले से ही प्लान बना करके आए। मान लीजिए यहाँ पर आए एक्स को मारने के लिए 5 लोग, और पांचों जो है एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर जब आए इन्होंने पाया कि यार हम सभी लोग इसी को मारने आए हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग मिल करके एक रणनीति बनाते हैं और रणनीति के तहत इसको मारते हैं। तो घटना स्थल पर ही उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, अपने दिमागों का पूर्व मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद फिर एक्स के ऊपर हमला किया गया और उसकी मृत्यु कारित की गई। तो यहाँ पर यह जो कथन है ऋषिदेव पांडे का, इसी के अनुसार कि सामान्य आशय जो है वो घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद जे.एम. देसाई का मामला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहा गया कि शारीरिक हिंसा के मामले में शारीरिक रूप से उपस्थिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन अन्य मामलों में अर्थात संपत्ति जैसे के विरुद्ध अपराध का मामला है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति घटना स्थल पर उपस्थित हों। कोई व्यक्ति दूर भी है तो भी वह माना जाएगा कि अनुच्छेद धारा 34 के तहत आईपीसी या धारा 3 खंड 5 जो बीएनएस है इसके तहत जो है वह उस सामान्य आशय में शामिल था। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य बनाम देशराज का, नंद किशोर राज्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य का, ये सभी मामले जो है आपका सामान्य आशय से संबंधित हैं। अगले केस हैं नंदू रस्तोगी का बनाम मध्य प्रदेश, नंदू रस्तोगी बनाम नंद रस्तोगी है, एक नंद किशोर है और एक नंदू रस्तोगी है। तो यह जो है दोनों है मकसूदन बनाम उत्तर प्रदेश, अनिल शर्मा बनाम झारखंड, चमन बनाम उत्तराखंड राज्य, पारस राजा माणिक राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये सारे मामले सामान्य आशय से संबंधित हैं और लगभग सभी यहाँ पर पूछे गए हैं, आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सब जो केस हैं इनको कई बार आप लोग पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से आपसे गलत नहीं होगा परीक्षा में। अगले प्रश्न पर आते हैं। धारा 3 खंड 5 में प्रयुक्त सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में इसके संदर्भ में कौन सा कथन है यह सही है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा जोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले भी यह जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें जोड़ा गया था, और भारतीय दंड संहिता में भी जो 1860 की है उसमें प्रारंभ से नहीं था, बल्कि 1870 में जो है उसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर दूसरा जो कथन है इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 खंड 5 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है? तो सामान्य आशय का अर्थ जो आपने अभी विस्तार से पढ़ा है उसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो पहला कथन है, समूह को गठित करने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एक पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए और पूर्व परामर्श होना चाहिए, यह बात सही है। दूसरा है कि परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा होनी चाहिए। तो यह जो कथन है यही सही नहीं है, क्योंकि परिणाम के किसी पूर्वानुमान नहीं होता, बल्कि यहाँ पर अनुमान होता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं इसका जो है जो परिणाम है वह क्या हो सकता है।
तो यही जो कथन है वह सही नहीं है कि जो अपराध किया गया है उसे गठित करने हेतु आवश्यक आशय होना चाहिए, यह भी सही है। और जो अपराध कारित किया गया है आवश्यक रूप से उसे ही कारित करने का पूरा आशय होता है। तो यह जो सभी बातें सही हैं, दूसरा जो कथन है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद भारतीय न्याय संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व के से संबंधित है? तो संयुक्त दायित्व वही बात आपने देखा कि अगर सामान्य आशय है, पहले से वो पूर्व विचार विमर्श करके आए हैं, तो उनके बीच में सामान्य आशय का निर्धारण होता है। तो महबूब शाह बनाम एम्परर का जो केस है, यही जो है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत या सामान्य आशय का सिद्धांत इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामान्य आशय से क्या तात्पर्य है? तो सामान्य आशय से तात्पर्य है दो या अधिक व्यक्तियों का एक सा आशय नहीं होता, समान आशय नहीं, बल्कि हमसे सामान्य आशय पूछ रहा है। दो या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता हो, यह भी गलत है। और दो या अधिक व्यक्तियों का एक समान आशय रखना, ये तीनों बातें एक जैसी हैं और तीनों ही गलत हैं। एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति होना और एक दूसरे में सहभागिता होना, यह सामान्य आशय का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद को सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है? तो आप देखते हैं कि सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है महबूब शाह के केस में, और पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है बारेंद्र कुमार घोष का जो मामला है वह। अगला प्रश्न है, महबूब शाह बनाम किंग एम्परर एक महत्वपूर्ण वाद है, किस विषय पर? तो महबूब शाह का जो मामला है यह सामान्य आशय से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है। अगला प्रश्न है, सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है, यह किस केस में कहा गया था? तो सामान्य आशय साबित करने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उनके बीच में दिमागों का अर्थात मस्तिष्क का पूर्व मिलन हुआ था। अगर यह जो है साबित नहीं हो पाता है तो वह सामान्य आशय नहीं होगा बल्कि समान आशय होगा। तो यह कहा गया था महबूब शाह बनाम एम्परर के मामले में। अगला प्रश्न है, किस केस में सामान्य आशय और समान आशय के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया? तो यह भी केस भी महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम इसलिए शामिल किए हैं ताकि आपको यहां से एकदम क्लियर हो जाए, किसी तरीके कोई डाउट न रह जाए और आप गलती न करके आए। अगला प्रश्न है कि जब कई व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो जब कई व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है तो यहाँ पर उनका जो दायित्व होगा वह कैसे होगा? तो केवल मुख्य अपराधी ही कृत्य के लिए उत्तरदायी है, यह गलत है। केवल सक्रियकर्ता ही कृत्य के लिए दायी है, यह भी गलत है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यह सामान्य आशय के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि सामान्य आशय के अग्रसरण में अगर कई व्यक्तियों के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए इस प्रकार से उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं अपराध किया है। क्योंकि आप धारा 3 का जो खंड 5 देख रहे हैं और आईपीसी की धारा जो 34 देखे थे आप, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो अंतिम पंक्ति है उसकी वह यही है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्वाधीन होगा मानो उस कार्य को उसने अकेले किया है। अगला प्रश्न है, अपराधों में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। जस्टिस समनर थे इसमें। इन्होंने यह कथन किस केस में कहा था? वीरेंद्र कुमार घोष के मामले में कहा था। यह निर्णय इस प्रकार सा था कि एक व्यक्ति यहाँ पर गेट पर खड़ा है और इसके जो साथी हैं अंदर जाते हैं डाकखाने में लूट करने के लिए, पोस्ट मास्टर से जो पैसा वगैरह है उससे लूटने के लिए जाते हैं और इसी के क्रम में ये इनको गोली मार देते हैं। पोस्ट मास्टर जो है वो मर जाता है और ये जो दूसरा व्यक्ति है यह बाहर खड़ा होकर के अपनी बारी का इंतजार करता है कि अगर उस अंदर से सूचना मिले तो हम भी जाएं और नहीं तो हम यहाँ देख करके खड़े रह के देखेंगे कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा है, ताकि लूट जो है वो आसानी से हो सके। बाद में ये सारे व्यक्ति भाग गए लेकिन यह जो है पकड़ा जाता है और यह इसका कथन रहता है कि हम तो केवल खड़े थे, हमने कुछ नहीं किया है, तो हम हत्या के दोषी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर सामान्य आशय के सिद्धांत को लागू किया गया और यह जो व्यक्ति है भले इसने कुछ नहीं किया था लेकिन इसको हत्या का दोषी माना गया। तो जस्टिस समनर ने यह कथन कहा था वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के मामले में कि वे व्यक्ति भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, अ और ब ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। अ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से कैशियर को मार करके पैसा ले लिया। अब अ और ब दोनों मिलकर के क्या है, पहले उन्होंने पूर्व निर्धारित योजना है अर्थात मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हो चुका है और इसी के बाद इसी के अग्रसरण में अ जो है बैंक में गया और कैशियर को पिस्तौल लगा करके उसको पैसा ले लिया। जब जब जो है बैंक से लौट रहा था तो उसे बैंक के गार्ड ने मार दिया। ब जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था भाग गया।
ब का आपराधिक दायित्व बताइए। तो ब जो है यहाँ पर कैशियर की हत्या भी और लूट इन दोनों के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि यहाँ पर वीरेंद्र कुमार घोष का जो मामले का निर्णय था वह लागू हो जाएगा। सामान्य आशय था दोनों के बीच में, इसलिए वह भले बाहर खड़ा था लेकिन फिर भी वह लूट और हत्या दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सामान्य आशय का सिद्धांत लागू करने के लिए शामिल सभी व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया कार्य हो, परंतु सभी परिस्थितियों में सभी की शारीरिक उपस्थिति द्वारा भाग लेना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, इसके पहले आपने केस देखा जे.एम. देसाई बनाम बॉम्बे राज्य का मामला। इसी के अंतर्गत कहा गया कि सामान्य आशय का सिद्धांत लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि जो प्रत्येक उसके अपराधी हैं, जो उस आशय में भाग लिए हैं, वह घटना स्थल पर उपस्थित हों, लेकिन सभी मामले में उनकी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। मान लीजिए कोई संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, यहाँ पर बैठ करके षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के अनुसरण में जो व्यक्ति है यहाँ पर कुछ अपना कार्य संपादित कर रहा है उसके लूट के लिए, और उसके साथ वाले जाकर के घटना को अंजाम दे दिए, तो भले वह उपस्थित नहीं है लेकिन वह फिर भी उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। तो यह केस था जे.एम. देसाई का। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 खंड 5 के अंतर्गत यह नियम कि सभी अभियुक्तों का घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, इसके अपवाद के रूप में कौन से जो अपराध हैं वो आते हैं? तो संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हैं इसके अपवाद के अंतर्गत आते हैं, और यही जो मामला था वह जे.एम. देसाई के मामले में निर्णय दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 खंड 5 का आवश्यक तत्व नहीं है? पूछा जा रहा है, प्रश्न हमको ध्यान से पढ़ना है। तो सामान्य आशय के लिए कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, यह बात सही है। सामान्य आशय होना चाहिए, यह भी सही है। अपराध में लिप्त व्यक्तियों में मस्तिष्कों का मिलन होना चाहिए, यह भी सही है। एक बचता है और इसमें दिया गया समान आशय, यही गलत है, क्योंकि समान आशय नहीं होता है, सामान्य आशय होता है। अगला प्रश्न है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय या घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्तों के आचरण से भी निश्चित किया जाता है। यह किस केस में जो है निर्धारित किया गया था? तो ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था। जैसा कि हमने पहले इसको डिस्कस किया कि किस प्रकार से कैसे जो है घटना स्थल पर ही सामान्य आशय का निर्माण हो सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 खंड 5 और धारा 190 अर्थात आईपीसी की धारा 34 और 149 के बीच में अंतर स्पष्ट किया था? तो नानक चंद बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था, इसमें समान आशय और सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच में अंतर किया गया था। अर्थात जो आईपीसी की धारा है 34 और 149 और बीएनएस की धारा है 3 खंड 5 और 190, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर अंतर की बात आए सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के, तो नानक चंद का केस आपको सही मानना है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है? तो संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित यहाँ पर जो तीनों धाराएं हैं, यह हैं जो कि सामान्य आशय से संबंधित ये दोनों हैं, और यह जो है सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्या जो है अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः यह को पीट करके शासक यह की मृत्यु कारित करता है? तो क्या जो है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के आधार पर हत्या का अपराध करता है? अब देखिए, यह जो प्रश्न है आपसे आईपीसी के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो वहां पर धारा 36 जो है यह लागू होती है, और अगर आपका बीएनएस के अंतर्गत यही जो बातें हैं शब्दशः लागू की गई हैं धारा 3 का खंड 7 जो है, और इसी के अंतर्गत एक दृष्टांत दिया गया है और उसी दृष्टांत पर आधारित यह जो प्रश्न है आपका पूछा जाता है। तो क जो है शासय या को अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके, तो लोप यहाँ पर दिया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका कर्तव्य था कि वह उसको भोजन दे, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, उसको भोजन नहीं देता है और अंशतः उसको पीट करके, तो कुछ तो उसको क्षति ऐसे पहुंचाया कि उसको खाना नहीं दिया भूख से, और कुछ तो इस प्रकार से उसको चोट पहुंचाया कि उसको पीटा। तो इस प्रकार से दोनों कार्यों के द्वारा उसकी मृत्यु कारित कर दिया। तो वहां पर उसका जो कार्य है वह हत्या के अंतर्गत आएगा, और यह जो है धारा 3 खंड 7 का पहला स्पष्टीकरण जो है इसी के अंतर्गत यह अपराध है। अगला प्रश्न है, क और ख पृथक पृथक रूप से और भिन्न भिन्न समयों पर
य को विष की छोटी छोटी मात्राएं दे करके उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। अब देखिए सहमत होते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, षड्यंत्र का निर्माण कर दिया। क और ख य की हत्या करने के आशय से य को विष देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यह की मृत्यु का दायित्व किस पे है? क्योंकि ऐसी मात्रा दी जाती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती है ताकि वह तुरंत न मर जाए, बल्कि एक समय ऐसा आएगा कि वह मर जाएगा। और यह कार्य जो है वह दोनों देते हैं, दोनों करते हैं और थोड़ा थोड़ा विष दे करके देते हैं। तो यहाँ पर जो है क और ख ये दोनों ही य की मृत्यु के प्रयास नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। पहला विकल्प सही हो जाएगा कि क और ख जो है य की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं। लास्ट टाइम पे किसके द्वारा दी गई मृत्यु, विष से उसकी मृत्यु हुई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि दोनों ही उसको बीच बीच में देते रहते हैं जहर और उसकी मृत्यु एक दिन हो जाती है, इसलिए दोनों व्यक्ति उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो आप धारा 3 का खंड 8 देखेंगे और खंड 8 के अंतर्गत ही एक दृष्टांत दिया गया है। और आईपीसी की अगर बात करें तो धारा 37 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है मिलता है। अगला प्रश्न है, क गंभीर प्रकोपन के आधार पर य पर आक्रमण करता है और उसका वध कर देता है। एक व्यक्ति ख है जो य से दुश्मनी उसकी थी, उसका वध करने के आशय से क चूंकि गुस्से में है, प्रकोपन में है, तो क को जो है सहायता करता है, उसको चाकू पकड़ा दिया, छुरी पकड़ा दिया ताकि वह आसानी से उसकी मृत्यु कारित कर दे। तो यहाँ पर जो है आपराधिक दायित्व जो पूछा जा रहा है वह किसका होगा, तो यहाँ पर क और ख दोनों ही जो व्यक्ति हैं वह मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ख जो है यह हत्या का दोषी होगा, क्योंकि यह जो है जो क है यह गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन कार्य कर रहा था, इसलिए इसका जो कार्य है यह आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। लेकिन ख को पता था कि यह गुस्से में है और इसी समय अगर हम उसको चाकू पकड़ा दें तो वह य को मार देगा, उसकी मृत्यु कारित कर देगा। तो यहाँ पर ख जो है वह अच्छी तरीके से जानता था कि उससे कार्य से मृत्यु कारित होना अधिसंभाव्य है, इसलिए जो ख है वह हत्या का दोषी होगा। तो क्या है यहाँ पर क केवल आपराधिक मानववध का दोषी होगा, जबकि ख जो है वह हत्या का दोषी होगा, क्योंकि क गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से संबंधित है, तो धारा 3 का जो खंड 9 है और आईपीसी की बात करें तो धारा 38 के अंतर्गत एक दृष्टांत दिया गया है और इसी दृष्टांत के ऊपर यह जो प्रश्न है वह आधारित है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखें कि भारत शब्द की या इंडिया की जो परिभाषा थी यह आईपीसी के अंतर्गत धारा 18 के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन अब जो है इस परिभाषा का लोप कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भारत की परिभाषा अब नहीं दी गई है। तो यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले प्रश्नों में कभी भी इसको आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए। अब हम देखेंगे अध्याय 2 को, और अध्याय 2 जो है धारा 4 से लेकर के धारा 13 तक में विस्तृत है और इसमें दंड के विषय में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार का जो प्रावधान है आपकी आईपीसी में था, लेकिन यह अध्याय 3 था और अध्याय 3 के अंतर्गत दंड के विषय में प्रावधान दिया गया था और उसका जो विस्तार था वह धारा 53 से लेकर के धारा 75 तक के जो है वह विस्तृत था। लेकिन अभी वर्तमान में जो आपका भारतीय न्याय संहिता है इसके अंतर्गत जो अध्याय 2 में दंड के विषय में प्रावधान दिया गया है वह धारा 4 से लेकर के 13 तक के अंतर्गत दिया गया है। अब आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं। अब अगर आपको ध्यान रहे तो धारा 53 आईपीसी के अंतर्गत धारा 53 में जो है 5 प्रकार के दंड बताए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में जो धारा आपकी 4 है, धारा 4 के अंतर्गत दंड जो है 6 प्रकार के हो गए हैं। एक दंड आपका भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बढ़ा दिया गया है और उसका नाम है सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस के नाम से है। तो इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंड की परिभाषा में नहीं आता है। तो दंड की जो परिभाषा है इसके अंतर्गत संपत्ति की जब्ती या समापहरण आता है, अर्थदंड आता है, कारावास आता है, लेकिन प्रताड़ना शब्द को कहीं भी यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया, दंड के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब देखेंगे धारा 4 के अनुसार दंड की जो परिभाषा दी गई है इसमें कौन कौन से दंड आते हैं। तो इसमें मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, कारावास भी है, यह 2 प्रकार का होगा, कठोर या सादा। उसके बाद संपत्ति की जब्ती है, जुर्माना है और सामुदायिक सेवा को एक नया दंड के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, इसको जोड़ा गया है।
और जबकि आप धारा 53 आईपीसी को देखेंगे तो वहां पर सामुदायिक सेवा जैसा कोई प्रावधान दंड का नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के अंतर्गत दंड की प्रकार में क्या नया जोड़ा गया है? तो नया जो जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा जोड़ा गया है, जिला बदर, निर्वासन, ये सब जो है नहीं जोड़ा गया है। बल्कि एक काम और किया गया है कि जो निर्वासन से संबंधित एक धारा थी, उस धारा को यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और धारा 53A था, 53A के अंतर्गत आईपीसी में 53A आईपीसी, इसमें जो है यह था कि निर्वासन के प्रति निर्देश का क्या अर्थ लगाया जाएगा, तो वह जो पूरा प्रावधान था उसको पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है? तो अभी आपने देखा 6 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। तो इस प्रकार से आप 6 जो सजा है का प्रकार है उसको देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा पार्ट संपन्न हुआ और अभी हम जो है अब धारा 4 तक आए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ये गति पकड़ेगा क्योंकि परिभाषा खंड जो है उसको समझना जरूरी था, वहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। इस वजह से हमने थोड़ा सा उसको जो महत्वपूर्ण बातें थी उस सबको शामिल किया है। आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के जो वीडियो हैं वो आपको जरूर मिलते रहें और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।